जय हिंद। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो इस बार परीक्षा और मंजिल दोनों को ही औकात दिखा देना है। इसके लिए आपको अच्छी तैयारी करनी होगी। अगर आपको भी अच्छे अंक लाना है तो अच्छी तैयारी कीजिएगा। हम रोज़ आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपकी तैयारी और भी ज़बरदस्त हो जाए और आप अच्छे अंक ला सके। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखना है। अगर वीडियो को छोड़ दीजिएगा और पूरा नहीं देखिएगा तो पछताइएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको खुद लगेगा कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में चलेगा। तो वीडियो को पूरा देखना है। आज का आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितने मीटर प्रति सेकेंड होता है। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितने मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 332 मीटर प्रति सेकेंड। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। किस कोशिका अंग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, एक ही अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को क्या कहा जाता है। एक ही अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को क्या कहा जाता है। तो समावयवी कहा जाता है। समावयवी कहा जाता है एक ही अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को। संश्लेषित रेशा में क्या होता है। संश्लेषित रेशा में क्या होता है। तो रेयॉन होता है। संश्लेषित रेशा में रेयॉन होता है। सभी बातों को नोट करते हुए चलिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इससे सॉल्व होगा। सार्वत्रिक विलायक क्या होता है। तो सार्वत्रिक विलायक जल होता है। किसी सामूहिक की सभी राशियां सदिश है। किसी समूह की सभी राशियां समूह है। तो विस्थापन हो गया, भार हो गया, विद्युत धारा हो गया, बल, संवेग, त्वरण बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, ये सभी सदिश राशियां है। तो आपको नोट कर लेना है। ये सभी सदिश राशियां है जो ये सब दिया गया है। विस्थापन, बल, विद्युत धारा, संवेग, त्वरण, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, अभी ये सभी सदिश राशियां हैं। तो आपको नोट कर लेना है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको वीडियो को पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी में बनेगा। डीएनए द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था। डीएनए द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था। तो वाटसन एंड क्रिक ने लगाया था। डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। डीएनए द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था वाटसन एंड क्रिक ने। डीएनए डबल यानी द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था वाटसन एंड क्रिक ने। तो आपको नोट कर लेना है। ऑक्सीकरण में क्या किए जाते हैं। ऑक्सीकरण में क्या किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन है जो कि मुक्त किए जाते हैं। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। बॉक्साइड हो गया, एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा हेमेटाइट लोहा का। एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा, बॉक्साइड। बढ़ते हैं की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हंसाने वाला गैस कौन सी होती है। हंसाने वाली गैस कौन सी होती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है हंसाने वाली गैस होती है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है कि हंसाने वाली गैस है। जल की कठोरता कैसे दूर की जाती है। जल की कठोरता कैसे दूर की जाती है। तो जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर जल की कठोरता दूर की जाती है। रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था। रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था। तो हेनरी बैक्यूरेल ने ही सबसे पहले रेडियो सक्रियता का पता लगाया था। बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे कठोरतम तत्व कौन सा होता है। तो सबसे कठोरतम तत्व हीरा होता है। हीरा सबसे कठोरतम तत्व होता है। किसमें इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और कार्बन जो होता है किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा कठोर बनाता है। तो सबसे कठोरतम तत्व कौन सा होता है। तो हीरा होता है, क्योंकि उसमें कार्बन अधिक पाया जाता है। RNA किस में पाया जाता है। RNA किस में पाया जाता है। तो कोशिका द्रव में पाया जाता है। कोशिका द्रव में ही RNA पाया जाता है। बढ़ते हैं की ओर। पित्तल किसका मिश्रण होता है। पित्तल किसका मिश्रण होता है। तो तांबा प्लस जस्ता का। पित्तल जो होता है तांबा प्लस जस्ता का मिश्रण होता है। तो आपको नोट कर लेना है, कई बार परीक्षा में पूछा गया कि
पित्तल किसका मिश्रण होता है? तो तांबा और जस्ता का। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी किसका मिश्रण होता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी किसका मिश्रण होता है? तो एथेन ब्यूटेन और प्रोपेन का। एथेन ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। एथेन ब्यूटेन और प्रोपेन का। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी किसका मिश्रण होता है? तो एथेन ब्यूटेन प्रोपेन। एथेन कहीं कहीं नहीं दिया रहता है, लेकिन ब्यूटेन और प्रोपेन आपको 100% दिया रहेगा, तो आपको नोट कर लेना है। एल्युमिनियम की मिश्र धातु कौन सी है? एल्युमिनियम की मिश्र धातु कौन सी है? तो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम। एल्युमिनियम की मिश्र धातु कौन सी होती है? तो ये मैग्नीशियम होती है। मैग्नीशियम। मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? त्वचा, क्लोमो और फेफड़ों। त्वचा, क्लोमो और फेफड़ों द्वारा ही मेढक में श्वसन अंग होता है। मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? तो त्वचा, क्लोमो और फेफड़ों द्वारा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल में अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण है। देखिए, ये सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी से निवेदन है कि अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि रोज़ हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपकी तैयारी और भी ज़बरदस्त हो जाए और आप अच्छे अंक ला सके। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करके ही जाइए, क्योंकि आप ही का फ़ायदा है। हम रोज़ आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जल में अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? जल में अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या होता है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट ये प्रमुख कारण होता है। जल में अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। जीवन का भौतिक आधार कौन सा होता है? तो जीव द्रव्य। जीव द्रव्य है जो कि जीवन का भौतिक आधार है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपको नोट कर, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। एक अश्व शक्ति कितने वाट होती है? एक अश्व शक्ति कितने वाट होती है? तो 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है। मेढक किस वर्ग के जंतु है? तो एम्फीबिया। एम्फीबिया वर्ग के जंतु है मेढक। मेढक किस एम्फीबिया वर्ग के जंतु है मेढक। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने किया था। चार्ल्स डार्विन ने ही प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, चार्ल्स डार्विन ने। आते अगले प्रश्न की ओर। जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद सिंह खुराना ने किया था। हरगोविंद सिंह खुराना ने ही जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किया था, और एक भारतीय वैज्ञानिक थे हरगोविंद सिंह खुराना, जो कि जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किया था। न्यूटन के किस गति नियम के बल का व्यंजक प्राप्त होता है? न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो द्वितीय नियम से। द्वितीय नियम से ही न्यूटन के बल के व्यंजक प्राप्त होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है? तो द्वितीय नियम से। वायुयान के ट्यूबों में कौन सी गैस भरी जाती है? जो वायुयान यानी प्लेन होते हैं, प्लेन जो आप सभी ने सुना होगा, देखा भी होगा, उसे वायुयान कहते हैं। तो वायुयान के ट्यूब में जो अगला टायर होता है या पिछला टायर होता है, उस सभी में कौन सा गैस भरा जाता है? तो नियोन गैस भरा जाता है। वायुयान के ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नियोन गैस भरी जाती है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, आपको नोट कर लेना है। मनुष्य के गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? मनुष्य की गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46। हमने कई बार बताया कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाया जाता है, यानी 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। 23 जोड़ा। आपको 46 ना देकर 23 जोड़ा भी दे देगा, तो 23 जोड़ा यानी 46 गुणसूत्र पाया जाता है। 23 जोड़ा यानी 46 गुणसूत्र पाया जाता है मनुष्य में। सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन होता है? तो एंथ्रासाइट। कई बार हमने बताया है, सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट होता है, और सबसे घटिया क्वालिटी का होता है पीट। पीट जो होता है सबसे घटिया क्वालिटी का होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, सबसे कम क्वालिटी का पूछे तो पीट यानी घटिया क्वालिटी का पीट हो जाएगा, और सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। किस कार्बन की प्रतिशतता अधिक होती है?
किसमें कार्बन की प्रतिशतता अधिक होती है? तो ढलवा लोहा में कार्बन की प्रतिशतता जो होती है सबसे अधिक होती है, जिसके कारण वो कठोर बनता है। तो आपको ध्यान में रखना है। ये ऑप्शन के हिसाब से आपको, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन आपको ऑप्शन के हिसाब से मानना पड़ेगा। किसमें कार्बन की प्रतिशतता अधिक होती है? तो ढलवा लोहा में। आनुवंशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अब वन लाइनर क्वेश्चन सब है। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है आनुवंशिकी का पिता। हरगोविंद सिंह खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन डीएनए से संबंधित खोज के लिए दिया गया था। हरगोविंद सिंह खुराना को डीएनए में जीन की खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आनुवंशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ये सब तो हो ही गया। राइबोसोम की प्रोटीन की फैक्ट्री का, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। आपको नोट कर लेना है, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा गया, आपसे पूछ लेगा कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ा यानी 46 गुणसूत्र होता है। चेचक का टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीका का खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। इन सभी बातों को आपको नोट करते हुए चलना। वीडियो को रोक रोक कर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया और हो सकता है कि पूछेगा, तो आपको नोट करते हुए चलना है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। 7.4। स्वस्थ मनुष्य का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। आपको ध्यान में रखना है, स्वस्थ मनुष्य का पीएच मान 7.4 होता है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण यानी आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है, क्योंकि ये सभी प्रश्न वन लाइनर है और इम्पोर्टेंट है। इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों बन सकता है। नवजात बच्चों के शरीर में 300 हड्डियां होती है। नवजात बच्चों के शरीर में 300 हड्डियां होती है। आपको ध्यान में रखना है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है। मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज होती है, जो कि कान में पाया जाता है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो कान में पाया जाता है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेप्स होता है, यानी स्टेपिज कहीं कहीं स्टेपिज रहेगा, कहीं कहीं स्टेप्स रहता है। मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स यानी स्टेपिज। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर होता है, जो कि जांघ में पाया जाता है। शरीर मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो कि जांघ में पाया जाता है। मनुष्य की छाती में दोनों तरफ 12-12 पसलियाँ पाई जाती है। मनुष्य की छाती में दोनों तरफ 12-12 पसलियाँ पाई जाती हैं। आरबीसी लाल रक्त कण की कब्रगाह, यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। यकृत और प्लीहा को लाल रक्त कणिका का कब्रगाह कहा जाता है। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। आपको ध्यान में रखना हमेशा, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा गया है रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन का प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त समूह एवं RH तत्व की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप और RH तत्व यानी RH फैक्टर की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा ही रक्त समूह का खोज किया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। ब्लड ग्रुप क्या होता है? जो आपने सुना होगा ए ब्लड ग्रुप, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए ब्लड ग्रुप, ये सभी ब्लड ग्रुप है। ए बी ओ हो गया, ये सभी ब्लड ग्रुप है। तो इसका खोज किया था इसके समूह का कार्ल लैंडस्टीनर ने। इसका खोज किया था।
मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो किडनी करता है। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी करता है। आपको ध्यान में रखना है, मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो किडनी करता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होता है, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होता है, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। और पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछ लेगा कि किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? तो यकृत होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। ये सभी मैंने बता दिया है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। इंसुलिन का खोज किसने किया था? तो बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट द्वारा किया गया था। वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के रेटिना पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आंखों के रेटिना पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के रेटिना पर। नेत्रदान में आंख के कॉर्निया का दान किया जाता है। नेत्रदान में आंख के कॉर्निया का दान किया जाता है। त्वचा कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। त्वचा कैंसर जो होता है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। तो जो ओजोन परत होता है उसे पृथ्वी का सूर्य सुरक्षा कवच कहा जाता है। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, क्योंकि वह सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। जो कि पराबैंगनी किरण जब पृथ्वी तक पहुंचता है तो उससे कैंसर होता है। सूर्य की पराबैंगनी किरण से कैंसर होता है। तो ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा करता है इस पराबैंगनी किरणों से, इसलिए पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? ओजोन परत को। एपिनेफ्रीन हार्मोन हृदय की समस्याओं के लिए एक दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। एपिनेफ्रीन हार्मोन हृदय की समस्याओं के लिए एक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 1-2 साल की उम्र में बच्चे के आहार में अधिक प्रोटीन शामिल रहता है। 1-2 साल के उम्र में बच्चे के आहार में अधिक प्रोटीन शामिल रहता है। पचा हुआ भोजन ज़्यादातर छोटी आंत के माध्यम से अवशोषित होता है। पचा हुआ भोजन ज़्यादातर छोटी आंत के माध्यम से अवशोषित होता है। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में सबसे अधिक व्यापक रूप मिलने वाला खनिज है। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में सबसे ज़्यादा व्यापक रूप में पाया जाता है। यानी कि हड्डियों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हमारे शरीर में अग्नाशय का पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। हमारे शरीर में अग्नाशय पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। अग्नाशय जो होता है पाचन तंत्र का एक हिस्सा होता है अग्नाशय। रक्त अल्पता आमतौर पर शर्करा के कारण होता है। रक्त अल्पता आमतौर पर शर्करा के कारण होता है। रक्त में लोहा पाया जाता है। रक्त में क्या पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया रक्त में क्या पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। जो कि लोहा किस में पाया जाता है? तो हरी साग सब्जियों में लोहा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव में भी चलेगा और सब्जेक्टिव में चलेगा। ये हो सकता है 50 प्रश्न से ऊपर चला गया होगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आपको अगर पूरा वीडियो देखे होंगे तो समझ में आ गया था। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम रोज़ आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।